डॉक्टर किंजा की संजीदा आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप माँ बनने वाली हैं। ये अल्फाज सुनते ही वर्षवा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका जिस्म सुन्न हो गया। हाथ पांव बेचान लगने लगे और दिमाग खाली हो गया। वो सकते की हालत में बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे डॉक्टर किंजा के क्लिनिक से बाहर आई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सांसों में बेतरतीबी थी और दिल एक अनजाने खौफ से लरस रहा था। सड़क पर चलते हुए भी उसे ये होश ना था कि वो कहाँ जा रही है। एक ही सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ? ये सोच ही उसके लिए किसी कयामत से कम न थी। वशमा ने गायब दिमागी से घर में कदम रखा। जहाँ गैर मामूली खामोशी थी, वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी तो माँ की नरम आवाज उसके कानों में पड़ी। मजबूरन उसे रुकना पड़ा। वशमा, आ गई हो तो मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। मुझे आज तुम्हारी फूफो के घर जाना है। रात तक आ जाऊंगी। वो इसे प्यार से कहती वापस किचन में चली गई, जबकि वो अपने डूबते दिल को संभालती कमरे में आ गई। उसका खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर भी मुंह हाथ धोती डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, जहां सब लोग मौजूद थे। ताया अब्बू, ताई अम्मी, जमीला बेगम और सुभान साहब, नफीसा बेगम और अब्दुल्ला वशमा के माँ बाप, किरण, हमना, अफान, कजन्स और वशमा का भाई हनान सब खाना खाने में मसरूफ थे। वशमा, जिसने खाने के दो निवाले ही अपने अंदर उतारे थे कि उसे इतनी जोर की उबकाई आई कि वो मुंह पर हाथ रखकर भागी थी। सब खाना छोड़कर परेशानी से सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नफीसा बेगम परेशानी से जब वशमा के कमरे में आई तो वो अभी तक बेसन पर झुकी कह कर रही थी। वशमा ने अपनी माँ की तरफ रोते हुए देखा तो नफीसा बेगम समझ गई थी कि उनकी बेटी की इज्जत दागदार हो चुकी है। उन्होंने आगे बढ़कर वशमा के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया था। वो मुंह पर हाथ रखे धाड़े मार मार कर रो दी थी। आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में दाखिल हुए थे। वो हैरानी से बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी नफीसा बेगम दिल पर हाथ रखती बिस्तर पर वहीं बैठती चली गई। कमरे में उनकी आवाज गूंजी, किसका बच्चा है वशमा, बताओ मुझे। कितनी चाहत से हमने तुम्हारा निकाह किया था, तुम्हारी पुराई मुकम्मल हो जाए, बस इसीलिए रुखसती नहीं की थी, जबकि तुमने तो रुखसती का इंतजार नहीं किया। वो रोते हुए अपनी माँ के कदमों में बैठ गई। उसकी माँ ने नफरत से मुंह फेर लिया। अम्मा, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। इस बच्चे का बाप अफान है। अम्मा, वशमा ने सबके सरों पर धमाका किया था, जबकि सामने खड़ा अफान गुस्से से आगे बढ़ा था। ये क्या बकवास कर रही हो वशमा? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं रुखसती के लिए इतना जोर देता। ये मेरा बच्चा नहीं है। पता नहीं किसका गंध मेरे मत्थे मंड रही है। वशमा अफान धारा था, जबकि वशमा ने बेयकीनी से अफान की तरफ देखा था। सब घरवाले सवालिया नजरों से वशमा को देख रहे थे। उसका कमजोर वजूद बुरी तरह कांप रहा था। अब्दुल्ला साहब ने वशमा को घूरा और बोले, वशमा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वशमा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर एक कवारी लड़की माँ बन जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। क्यों खुद पर तोहमत लगवा रही हो? बेटा जब्त से उनकी आंखें नम हो गई। अब्बा, मैं सच कह रही हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चा अफान का है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया अब्बा। मेरा कोई कसूर नहीं है। वो अफान ही था जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। वो रोते हुए सिर झुकाकर बोली। तो अब्दुल्ला साहब ने ठंडी सांस भरी और अफान की तरफ आए। देखो बेटा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसे अपना लो, वो तुम्हारी मनकूहा है। इस बच्चे को अपना लो, अपना नाम दो, हम एक हफ्ते के अंदर वशमा की रुखसती कर देंगे। इस बात को यही खत्म कर देंगे। अब्दुल्ला साहब ने अफान को समझाना चाहा। देखिए चाचू, मैं मानता हूँ वशमा मेरी मनकूहा थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वशमा को छुआ तक नहीं है। पता नहीं वशमा क्यों झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वशमा के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। तो मैं क्यों इस बच्चे को अपना नाम दूं? कोई गैरतमंद शोहर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसके निकाह में होते हुए
किसी और के साथ सोए और उसके निकाह में होते हुए किसी और के बच्चे की माँ बने। वशमा ने बेयकीनी से सर उठाया था। वशमा की बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी। वो आगे बढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ अफान के मुंह पर मारा था। वहां खड़े सब लोग के मुंह खुल गए थे। अफान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। इस बच्चे के बाप तुम हो। तुम क्यों नहीं मान रहे अफान? उस रात तुम ही मेरे कमरे में आए थे। वो तुम ही थे जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं मानती हूँ मध्यम रोशनी में तुम्हारा चेहरा इतना वासिया नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई थी। मैं तुम्हारी आवाज, तुम्हारा लम्स अच्छी तरह पहचानती हूँ। लानत है तुम पर अफान, जो अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहे हो। तुम वह फूट फूट कर रोती थी, जबकि सब हैरानो परेशान खामोश तमाशा देख रहे थे। वशमा के माँ बाप फटी फटी नम आंखों से अपनी बेटी को तड़पता और रोता हुआ देख रहे थे। कैसा नसीब था उनकी बेटी का। 1 महीना पहले निकाह हुआ था और आज वो बगैर रुखसती के ही माँ बन बैठी थी, और उसका मनकूहा उसे अपने आने से भी इनकार कर रहा था। उनकी हंसती मुस्कुराती बेटी को नजर लग गई थी। नफीसा बेगम ने गुस्से से अफान की तरफ देखा तो वो एक पल के लिए गड़बड़ा गया था, और अगले ही लम्हे अपने जज्बात पर काबू पाता वो वशमा का बाजू जकड़ कर उसे झटका देता। अपने सामने खड़ा कर गया तो वो रोना भूलकर इस सितमगर को देखने लगी। क्या बकवास कर रही हो वशमा? हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। मैंने तो कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। चाहती हो क्या तुम मुझे? बताओ, उस गुनाह की सजा दे रही हो मुझे? मेरे निकाह में होकर तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? बताओ वशमा, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर किसी और का गुनाह मेरे सर क्यों थोपना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है अफान शाह बेवकूफ है? मैं बच्चा नहीं हूँ, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एक मैच्योर मर्द हूँ। मियाँ बीवी के हकूक व फराइज अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे घर वाले मुझे जानते हैं किस तरह का इंसान हूँ मैं। मुझे अगर ये सब कुछ करना होता तो फौरन रुखसती की डिमांड करता, कभी भी इस तरह ना करता। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और ना ही इतना बुज़दिल हूँ कि अपनी औलाद को अपना नाम देने से पहले मुझे सोचना पड़े। मेरे घर वाले रुखसती चाहते थे। एक मैं ही था जिसने ये सोचा कि तुम अभी छोटी हो, तुम पढ़ लो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, तो तब रुखसती करवा लूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसी बदकिरदार लड़की अपना गंज छुपाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। मुझसे बात करती, अगर तुमसे गलती हो गई थी तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन इस तरह सबके सामने यूँ मुझे रुस्वा क्यों कर रही हो? तुमने वो चीख रहा था जबकि सब दब साथ जबकि सब दम साथ गए थे। हाय हाय! मैं तो पहले ही कहती थी, ये लड़की शक्ल से मासूम लगती है, लेकिन है नहीं। तौबा! चटांग भर की लड़की ये गुल खिलाएगी। पता नहीं था जब से कद निकाला है, रिश्तों की लाइनें लग गईं। लड़कियों के अपने खानदान से रिश्ते आते हैं, लेकिन इसके तो इतने रिश्ते आए कि बाहर वाले अरे-गहरे मुँह उठाकर रिश्ता माँगने चले आ जाते थे। वही कॉलेज जाती होगी तो काफ़ी लड़कों से भी दोस्ती होगी उसकी, तभी तो लड़के इस पर फिदा हो जाते होंगे। कॉलेज में पढ़ने थोड़ी जाती होगी, नैन मटक्का करने जाती होगी। वहीं कहीं मुँह काला कराई होगी, और अब मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये बच्चा उसका है। जमीला बेगम गुस्से से कानों को हाथ लगाती बोली, भाभी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपकी आंखों के सामने पली बड़ी है। नफीसा बेगम अपने आंसू साफ करती बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। अरे वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। बाप ने जायदाद से बेदखल कर देने की धमकी दी, तब जाकर माना कि चलो, चाचू की बेटी है, शरीफ बच्ची है, घर की बच्ची घर में ही रह जाएगी। वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर बोली थी। वशमा ने आंसू बहाते परेशानी से अपने माँ बाप को देखा था, जो सर झुकाए आंसू बहाते जमीला बेगम की खड़ी खोटी सुन रहे थे। वशमा शर्म और निदामत की अथाह गहराइयों में डूब चुकी थी। उससे अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करना तो दूर, उनके सामने खड़ा होना भी दोबर लग रहा था। जिन माँ बाप ने हमेशा उस पर फख्र किया था, आज उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और दुख की लकीरें देखकर वशमा का कलेजा मुंह को आने लगा था। उनका झुका हुआ सर, खामोशी से बहते आंसू और कांपते लब,
उसे अंदर से तोड़ रहे थे। वो बिन ब्याही माँ बन चुकी थी, एक ऐसी हकीकत जिसने ना सिर्फ इसकी इज्जत को पामाल किया, बल्कि उसके वालिदैन के वक़ार को भी मजरूह कर दिया था। वो ज़मीन में गड़ जाना चाहती थी, अपने आप को मिटा देना चाहती थी कि काश ये लम्हा ना आता, काश वो वक्त को पलट सकती। दिल मुसलसल डूब रहा था, जैसे हर धड़कन उसकी खता का मातम कर रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो अफान के बाजुओं में झूल गई थी। उसके माँ बाप परेशान हो गए थे। नफीसा बेगम रो रो कर हलकान हो गई थी, जबकि बाप अपनी इकलौती बेटी को इस हाल में देखकर बिलक बिलक कर रोया था। जब सुभान साहब ने अपने भाई को यूं रोते बिलखते देखा, तो बेख्तियार अपने बेटे से मुखातिब हुए। अफान, अगर बच्चा तुम्हारा है तो तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते? लेकिन उनकी बात सुनकर अफान गुस्से से चीख उठा। बाबा, क्या आपको वाकई ही लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अपने ही घर में नकब लगा सकता हूँ? ये बात मेरी समझ से बाहर है। वो शदीद दुख और गुस्से से भरपूर लहजे में बोला। जिसे मैं इतना मासूम और शरीफ समझता था, वो लड़की शादी से पहले ही ऐसा गुनाह कर बैठी और अब उल्टा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। ये तो बस चाहती है कि सब मुझे गलत समझे, मेरी इससे शादी कर दी जाए, ताकि इसके गुनाह पर पर्दा पड़ जाए। उसका लहजा नफरत और हकारत से लबरेज था। पता नहीं किसका बच्चा है जिसे ये मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही है। अफान के अल्फाज में जहर घुला हुआ था। अब क्या बचा था? पीछे ये तो खुदा जानता था, या फिर अफान और वशमा। क्या सच है और क्या झूठ, कोई नहीं जानता था। जमीला, इस बात को यहीं दबा दो। वो इसी घर की बच्ची है, गलतियां सबसे होती हैं। इस बच्ची की मासूमियत का किसी ने फायदा उठाया है। बेहतर यही है कि अब बात को यहीं दफन कर दो और रुखसती की तैयारी करो। हम लोग जल्द अज जल्द रुखसती की तैयारी करते हैं। लोग क्या कहेंगे? सुभान साहब ने बुलंद आवाज में धाड़े थे, जबकि जमीला बेगम गुस्से से आग बगोला होते बोल उठी। कोई जरूरत नहीं है इस लड़की को रुखसत करवाने की। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे के किरदार पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही मैं उस लड़की का गंध अपने घर आने दूंगी। ये रिश्ता खत्म समझिए। अफान जल्द तलाक भेज देगा। चलो अफान। जमीला बेगम ने उसका हाथ पकड़कर छोड़ा और वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर अपने पोर्शन में चली गई, और वो भी बेहोश पड़ी वशमा पर नजर डालता खामोशी से ऊपर अपने पोर्शन में चला गया था। पूरे घर में गोया मौत जैसी वीरानी छा गई थी। एक महीना पहले इस घर में बड़ी धूमधाम से वशमा और अफान का निकाह किया गया था। इन दोनों की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इन खुशियों को इतनी जल्दी किसी की नजर लग जाएगी। सुभान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, ऐसा मत करो। अगर तुम लोगों ने निकाह खत्म कर दिया तो वशमा कहीं की नहीं रहेगी। सच कोई नहीं जानता था। हो सकता है कि वशमा भी बेकसूर हो। भाभी और अफान को समझाओ, रुखसती कर ले। तुम अपने हो, अपने ही तो मुश्किल में काम आते हैं। खुदा के लिए हम इस वक्त अकेला मत छोड़ो। अब्दुल्ला साहब नम आंखों से इल्तिजा करते हुए बोले, जबकि नफीसा बेगम अपने नाजो पली मासूम सी बेहोश पड़ी वशमा को एक नज़र देखकर खून के आंसू रो रही थी। जबकि इसी वक्त वशमा होश में आई थी और खामोशी से छत पर चलते पंखे को घूर रही थी। तब उसके कानों में अपने ताया अब्बू की आवाज़ पड़ी, तो वो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अफ़ान से बात करूँगा, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, मगर भाई, आँखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। मैं खुद भी उलझन में आ गया हूँ। वशमा पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ शायद किसी ने वशमा के साथ ज़बरदस्ती की हो। अफ़ान का गुस्सा भी जायज़ है, सुभान साहब ने मध्यम लहजे में कहा। उनके अल्फाज पर वशमा धक से रह गई। ये वही चचा थे जो सारी जिंदगी अपने बेटे अफान से ज्यादा उससे प्यार करते रहे थे। सुभान, वशमा तबाह हो जाएगी। अगर किसी ने इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया है तो उसका क्या कसूर? आप लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो सख्त अल्फाज नहीं बोल पा रहे थे। मैं चचा हूँ, मैं तो चलो मान जाऊंगा, लेकिन अफान और उसकी माँ,
उस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। उनको मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वो अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते बोले और गहरी सांस हवा के सपुर्द करते अपने पोषण में चले गए थे, जबकि नफीसा बेगम और अब्दुल्ला बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा था। मदीहा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कुछ ही महीनों में मम्मा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी और देखना तुम मेरी बीवी बनोगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की जगह नहीं है। अफान शाह तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मदीहा, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मरते दम तक करता रहूंगा। बस एक दफ़ा मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं वशमा से इस बच्चे को लेकर इसे तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, रेस्ट करो। अफान शाह फोन बंद करता मुस्कुराया था और कुर्सी पर बैठता आंखें बंद कर गया था। अम्मा, मेरा यकीन करें, ये बच्चा किसी का और का नहीं, अफान शाह का है। अम्मा, आपकी वशमा बदकिरदार नहीं है। मेरा यकीन करें, वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी, जबकि सामने खड़े अब्दुल्ला साहब किसी गहरी सोच में पड़ गए थे। नफीसा बेगम खामोशी से उठकर किचन में आ गई थी और अब्दुल्ला साहब भी अपने भाई सुभान के पोषण में चले गए थे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। अफान शाही उस बच्चे का बाप है। उन्हें अपनी बेटी के आंसू झूठे नहीं लगते थे, और अब चाहे उन्हें अफान शाह के पांव ही क्यों ना पकड़ने पड़े, वो सब कुछ करने को तैयार थे। उन्हें अपनी बेटी की खुशी हर चीज से अफजल थी। देखो बच्चे, मैं नहीं जानता क्या सच है और क्या झूठ। बस यही चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को अपना लो, उसकी गलती पर पर्दा डाल दो, इस बच्चे को अपना नाम दो, जो चाहते हो मुझसे ले लो, लेकिन बदले में मेरी बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। वो आखिरी कोशिश करना चाहते थे, जबकि अफान ने अच्छा बनने की अदाकारी करते हुए अपने चाचू के जुड़े हाथों को थाम लिया था। ठीक है चाचू, मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस्लामाबाद का 10 मरले का वो प्लॉट चाहिए जो वशमा के नाम है। जाहिर है, अब मैं इसे अपना रहा हूँ तो मेरा कुछ तो फायदा हो। चाचू वो असल मुद्दे पर आया था। अब्दुल्ला साहब चंद लम्हे सोचने के बाद बोले, ठीक है, तुम वकील से पेपर बनवाओ, मैं वशमा से साइन करवा दूंगा। फिर उसी दिन वशमा और तुम्हारी रुखसती होगी और फिर किसी रिश्तेदार के सामने तुम या तुम्हारी माँ वशमा पर उंगली नहीं उठाओगे, इस बच्चे पर उंगली नहीं उठाओगे, उसे अपना नाम दोगे। अब्दुल्ला साहब ने भी दो टोक बात की थी और फिर एक हफ्ते के अंदर अफान शाह ने वकील से पेपर बनवा लिए थे और अब्दुल्ला साहब वशमा के सर पर खड़े उसे साइन करने की कह रहे थे। अब्बा, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं साइन नहीं करूंगी। अगर अफान शाह बगैर किसी शर्त के रुखसती चाहता है तो मैं तैयार हूँ, वरना मुझे तलाक दे दे और आप मेरी शादी कहीं और कर दें। ये कह दें कि मेरा शोहर मर चुका है, मैं बेवा हूँ, कोई ना कोई तो शादी कर ही लेगा। और अपनी इस नाकदरी पर रो पड़ी थी। वो सबको कह कह के थक चुकी थी कि ये अफान शाह का बच्चा है, लेकिन कोई भी उस बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं था। वशमा को लगा था अफान अपनी गलती मान लेगा और सब थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगे और फिर अफान इसकी रुखसती करवा कर ले जाएगा। लेकिन अफान मुकर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अफान शाह क्या चाहता है। क्या वो सिर्फ जमीन की वजह से ये सब कर रहा था या उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था। अब वो अफान शाह से नफरत करती थी, किसी भी कीमत पर अफान शाह की बीवी बनने को तैयार नहीं थी। अफान शाह उसे अपनाना चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, जो वशमा नहीं चाहती थी। सब घरवाले समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन वशमा ना मानी। आखिरकार अफान शाह घुटने टेक गया था। रुखसती की तैयारियां अरूज पर थी। जमीला बेगम और अफान शाह वशमा के लिए ब्राइडल ड्रेस ले आए थे। सारी तैयारियां की जा चुकी थी और कार्ड्स वगैरह भी बढ़ चुके थे। वशमा ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ और बाप के लिए कर रही थी। कितने दिन हो गए थे वो कमरे में पड़ी हुई थी, किसी ने उससे बात तक न की थी और ना ही उसने शादी की तैयारियों में कोई हिस्सा लिया था। वो अपनी उदासी को दिल से निकालने की एक नाकाम सी कोशिश में चुपचाप कमरे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती छत पर आ गई। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसके दिल की धड़कन और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे किसी ने स्याह मखमली पर्दे पर दूध जैसा चांद रख दिया हो। ठंडी हवा उसके बालों से खेलती
اس کے اداس دل کو چپکے سے سہلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو تکنے لگی۔ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، جیسے چاند کو دیکھ کر دل نے لمحہ بھر کو اپنی اداسی بھلا دی گئی ہو۔ چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ رات کی تنہائی سے چاند کی خاموشی روشنی سے کوئی پرانا رشتہ نبھا رہی ہو۔ پوری فضا میں ایک دلکش اداسی، ایک خاموش جمال بکھرا ہوا تھا، جیسے کہ رات صرف اس کے دکھوں کی گواہ ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتی ماضی کی بھول بھلائیوں کو یاد کرتی رو دی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ اماں، میرا پیپر ہے، میں کیسے جاؤں گی شادی پر؟ مظفر گڑھ کتنی دور ہے؟ 3 گھنٹے جانے میں لگیں گے اور 3 گھنٹے آنے میں۔ میں پیپر کیسے تیار کروں گی؟ وشما بولی۔ اماں، میں بھی نہیں جانا چاہتا، مجھے شادی میں جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اور وشما گھر رہیں گے، آپ لوگ جائیں، اور ویسے بھی ایک دن کی تو بات ہے، دوسرے دن تو آپ لوگ آ جائیں گے۔ حنان نے بھی منہ بسوڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بہن کا خیال رکھنا، عفان بھی آج آ رہا ہے تو اسے کھانا دے آنا، تمہاری چچی کی فیملی بھی ساری جا رہی ہے۔ نفیسہ بیگم یہ کہہ کر پیکنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ وشما کی طرف سے بے فکر تھی، کیونکہ عفان اور وشما کا نکاح کچھ دن پہلے ہو چکا تھا۔ وہ سب چلے گئے تھے۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، تو وہ نہا کر نائٹ ڈریس پہن کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ وشما، وہ عفان شاہ تھا۔ عفان شاہ آیا تو اس سے بات کرنے تھا، لیکن اس کا کمسن بدن اور اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس سلب کر گئی تھی، اور اوپر سے وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا، وشما، اٹھو۔ وہ نیند کی اتنی پکی تھی، وہ نہ اٹھی۔ عفان اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ جانے کتنی دیر وہ مدہوش ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا۔ وشما نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ وہ عفان شاہ کی آواز اچھی طرح پہچان گئی تھی، جو اب بھی مدہوش ہوتا اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں عفان شاہ کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ وشما نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو عفان شاہ نے اس کے ہاتھوں کو تکیے کے دونوں طرف کرتا اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ نہیں عفان، پلیز چلے جائیں، ہماری رخصتی نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ وہ منمنائی۔ نکاح ہی سب کچھ ہوتا ہے میری جان، میں کسی رخصتی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا اس کی شرٹ کو اتار کر نیچے پھینکتا اپنی شرٹ بھی اتار گیا تھا۔ وشما نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عفان شاہ اس کی فرار کی ساری راہیں بند کرتا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ بیڈ شیٹ خون سے سرخ ہو چکی تھی، جو اس کی نوعمری کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ تکلیف سے آنکھیں مینچتی، سسکیاں بھرتی سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ رات کے 4 بجے وہ اس سے دور ہوتا، اپنی شرٹ اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ خود کو سنبھالتی واش روم میں آئی تھی، نہا کر باہر نکلی تھی۔ بیڈ شیٹ وہ پہلے ہی چینج کر چکی تھی۔ وشما خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ 15 دن بعد وہ کالج سے گراؤنڈ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ بار بار متلی ہونے لگی، چکر آنے لگے اور اس کی ماہواری بھی مس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی سچویشن کے بارے میں سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساری سمٹمز، ساری نشانیاں ماں بننے کی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی بھی نہ تھی کہ وہ ازدواجی تعلق کے بارے میں کچھ نہ سمجھتی۔ وشما نے گھبرا کر عفان کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کئی میسیجز کیے، لیکن اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا، اور پھر تھک ہار کر وہ خود ہی اکیلی ڈاکٹر کنزا کے کلینک گئی تھی، اور پھر چیک اپ کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ رپورٹ پازیٹیو تھی۔ اسے چھت پر کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ مہندی والی آ گئی تھی۔ مہندی لگوا لو، نیچے جا کر نفیسہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، تو وہ خاموشی سے نیچے مہندی لگوانے آ گئی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے عفان نے بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، مہندی بہت خوبصورت لگے گی آپ کے ہاتھوں پر۔
अच्छा, नाम तो बताएं अपने दूल्हे का। मेहंदी वाली ने पूछा। तुम सिर्फ मेहंदी लगाओ, मुझे नाम नहीं लिखवाना। वो बोली, लेकिन नाम लिखवाएंगी तो मेहंदी और खूबसूरत लगेगी। मेहंदी वाली ने समझाया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं लिखवाना। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? वो गुस्से से चीखी, जबकि सामने खड़े अफान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची थी। वो मेहंदी लगवाकर नंगे पांव ऊपर आ गई थी। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, अफान बड़ी तेजी से दरवाजे को धकेलता अंदर आता दरवाजा बंद कर गया था। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, दफा हो जाओ। वो चीखती थी। तुम्हें मसला क्या है? शादी कर तो रहा हूँ तुमसे, फिर क्यों इस तरह कर रही हो? वो इसके करीब होता बोला। दूर रहे मुझसे। वो इसे दूर धकेलते बोलती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? उस रात भी तुमने कितनी मज़ाहमत की थी खुद को बचाने के लिए। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारी रूह में उतर गया। तुम कुछ नहीं कर सकी। तुम बहुत नाजुक और छोटी हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद को संभालो और ये चीखना चिल्लाना और ये रोना छोड़ दो। वो उसके तन्हाई इंतहाई करीब होता उसके गुलाबी होंठों पर झुका। उससे पहले कि वो उसके होंठों को चूमता, वो इससे दूर हुई थी। अफानशाह हंसता हुआ बोला, कब तक खुद को दूर रखोगे मुझसे? सिर्फ 2 दिन और फिर रुखसत होकर तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों में होगी। वो कहता वहां से चला गया था, जबकि वो खामोश आंसू बहाती वहीं बैठी रह गई थी। वो नहीं करना चाहती थी इस दरिंदा सिफ्त इंसान से शादी। उसे जल्द अज जल्द कुछ करना था। उसे ऐसा करना था कि वो अपना जुर्म, अपना हर गुनाह सबके सामने कबूल करे। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी। सुबह वो किचन में आई जहां उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। अम्मा, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर। माँ ने उससे घूरा। अम्मा, बस थोड़ी देर के लिए, मैं आ जाऊंगी। पूरे 15 दिन हो गए हैं मैं कहीं नहीं गई। प्लीज, थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी मैं। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। मुझे 2 से 3 घंटे दे दें। अम्मा, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। थोड़ी देर कहीं जाऊंगी तो सुकून मिल जाएगा। वो नजरें झुकागी। जाओ, जल्दी आ जाना। वह खामोशी से दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गई थी। वो डॉक्टर किंजा के क्लिनिक में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जब उसका नाम अनाउंस हुआ था, वो अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर किंजा ने हैरानी से उस छोटी सी लड़की को देखा, जो आज फिर यहाँ मौजूद थी। डॉक्टर, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा अबॉर्शन कर दें। वो इल्तिजा करती हुई बोली। बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने शोहर को साथ लेकर आएं। मैं मानती हूँ निकाहनामा भी आपने दिखाया था, लेकिन बेटा, निकाहनामे से ये साबित होता है कि आपका निकाह हो चुका है। लेकिन इस बच्चे का अबॉर्शन करवाने के लिए दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। वो इसे प्यार से समझाती हुई बोली। फुप्पो, ये लें, खाना खा लें। वो जो अपनी बातों में मसरूफ थे, चौंके। चौधरी कामरान अंदर दाखिल हुआ था। वशमा ने सर उठाया था तो वो हैरान रह गई। हैरान तो कामरान भी हो गया था। ये इसके कॉलेज का सीनियर था। जिस साल उसने एडमिशन लिया था, उसी साल कामरान का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। जब सीनियर्स की रैगिंग से बचने के लिए वो एक क्लास में चली गई थी, जहां कामरान अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जिसने ना सिर्फ इसे रैगिंग से बचाया था, बल्कि इसने क्लास ढूंढने में उसकी मदद भी की थी। वो एक अच्छा इंसान था, जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। जब वो इन सीनियर्स से डरी हुई थी, वो उसकी ढाल बना था। फिर वो चला गया और वशमा कितने दिन तक उसे भूल नहीं पाई थी। बेटा, मैंने इस दिन भी आपसे कहा था कि आप अपने शोहर को साथ लेकर आएं। आज आप फिर अकेली आई हैं। डॉक्टर किंजा ने कामरान को नजरअंदाज करते हुए बोली। तो वो चौंकी थी। कामरान भी साथ वाली चेयर पर बैठ गया था। डॉक्टर, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कर दें। इस बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं सबकी नज़रों में गिर चुकी हूँ। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इस बच्चे का बाप भी सबके सामने मुकर गया है। वो कहता है कि वो इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मैं एक औरत हूँ। कौन शख्स मेरे करीब आया, कौन नहीं। एक औरत जान जाती है, लेकिन वो नहीं मान रहा। वो वहीं फूट फूट कर रो दी। जबकि कामरान और डॉक्टर किंसा परेशान हो गए थे। फिर वो इन्हें सब बताती चली गई। कामरान ने लब भींचे। वो मोहब्बत करने लग गया था वशमा से। जिस दिन उसका आखिरी पेपर था, वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन वो इस दिन कॉलेज नहीं आई थी। वो उसे ने कहना चाहता था कि वो उसका इंतजार करे।
जब वो यूएसए से वापस आएगा तो वो उससे शादी करेगा। लेकिन 2 दिन बाद उसे पता चला कि वशमा का निकाह हो गया है। वो मुझे दिल से यूएस चला आया था। आज 2 साल बाद वो उसके सामने इस हाल में थी। डॉक्टर मेरी मदद कर दें प्लीज़। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा जो मेरी रुसवाई का सबब बन रहा है। वो रोते हुए बोली, देखो बेटा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो इसे समझाते हुए बोली तो वो खामोशी से उठकर बाहर आई थी। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि कामरान ने उससे बुलाया था, वशमा मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, आप बस घर जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। वो बोला था, लेकिन कामरान आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे? वो बोली, ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। वो इसे अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस देती घर आ गई। अगले दिन कामरान और डॉक्टर किंजा उनके घर आए थे, वशमा का रिश्ता लेकर। अंकल मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं और वशमा एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन आप लोग शादी में गए थे तो मैं वशमा से मिलने आया था। घर में कोई नहीं था तो मैं और वशमा बहक गए थे। ये बच्चा मेरा है, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ, वशमा से शादी करना चाहता हूँ। कामरान बोला। सब लोग हैरान परेशान नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वशमा भी सर झुकाए खड़ी थी, जबकि अफान तो गुस्से से पागल हो गया। ये क्या बकवास है? वो मेरी मनकूहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मनकूहा के बारे में बकवास करने की? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सब झूठ है। वो उसका गिरेबान पकड़कर धारा था। अब तुम मुझे बताओगे कि इस बच्चे का बाप कौन है? बेशक वो तुम्हारी मनकूहा है, लेकिन मोहब्बत वो मुझसे करती है और उसके बच्चे का बाप भी मैं हूँ। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वशमा को तलाक दो, ताकि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूं। कामरान अपना कॉलर छुड़वाते बोला, नहीं, ये झूठ है। वशमा बताओ उन्हें सच क्या है? वो वशमा पर चीखता हुआ बोला, आप लोगों ने इस बच्चे पर सवाल उठाया था ना? मुझसे पूछा था, इस बच्चे का बाप कौन है? तो मेरे बच्चे का बाप कामरान है। अफान शाह इस बच्चे का बाप नहीं है। मैं डर गई थी उस वक्त, इसलिए अफान का नाम ले लिया। लेकिन जब मेरी कामरान से बात हुई तो वो मुझे अपनाने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने उसे घर बुला लिया और अब अफ़ान शाह मुझे अभी और इसी वक्त सबके सामने तलाक दो। वो गुस्से से चीखी थी, नहीं दूंगा तलाक, जो करना है कर लो। तुम मेरे नाम से ज़िंदगी भर अपने बाप की दहलीज पर बैठी रहोगी, लेकिन मेरे नाम से आज़ादी नहीं मिलेगी। वो धाड़ा था। अफ़ान, तुम इस लड़की को तलाक दे दो। तुम जहाँ कहोगे वहीं शादी कर दूंगी तुम्हारी। जमीला बेगम बोली, तुम अफान शाह इस बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना? बताओ, यही वजह है ना? तो मैं इस वजह को ही खत्म कर दूंगी। फिर चाहे मैं खुद ही को ही क्यों ना खत्म कर लूं। जब ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो तब तो तुम मुझे तलाक दोगे ना? वो फीका सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून था। वशमा ने चादर के नीचे से जहर की बोतल निकाली थी और खोलकर मुंह से लगा ली थी। अफान शाह सकते में आ गया था। वो वहीं जमीन पर बैठता चला गया, जबकि कामरान ने फौरन से उठाया और बाहर की तरफ भागा था। बाकी सब भी उसके पीछे ही भागे थे। 4 घंटे के तवील इंतजार के बाद ओटीपी का दरवाज़ा खुला था। देखिए, हम बच्चे को तो नहीं बचा सके, लेकिन वशमा खतरे से बाहर है। सबने शुक्र का कलमा पड़ा था। 2 दिन वो अस्पताल रहकर घर आ गई थी। वो जो लोग इसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे, अब वही लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। नफीसा बेगम वशमा को सहारा देती डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। सबकी आंखों में तजस्सुस था। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। अफान शाह अपनी कोलीग मदीहा को पसंद करता है। आप लोग उसकी शादी कर दें उस लड़की से। वो बोली, तुम कैसे जानती हो ये सब? अब्दुल्ला साहब बोले, एक दिन मैं रात के वक्त छत पर गई थी तो मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वो मदीहा से मोहब्बत करता था। अफ़ान ने ताया अब्बू से बात की तो उन्होंने गुस्से से उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी। मजबूरन उसे मुझसे निकाह करना पड़ा। वो लड़की जिसे अफ़ान पसंद करता था, वो तलाक याफ्ता लड़की है, जिसे उस वजह से तलाक दी गई क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी। पहले तो वो मुझे तलाक देकर इस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे जायदाद भी चाहिए थी और आप सब लोगों का साथ भी चाहिए था। जिस दिन आप सब लोग शादी पर गए थे, उस दिन वो मुझे तलाक देने के लिए ही कमरे में आया था, लेकिन फिर वो बहक गया। फिर अफ़ान शाह से वो हो गया जो वो नहीं चाहता था। और फिर जब मैंने उसे मैसेज पर बताया
कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब मदीहा ने उसे अगला प्लान बताया। वो चाहता था कि वो मुझे 9 महीने तक अपने साथ रखेगा और जब बच्चा पैदा होगा तो वो मुझे तलाक देकर बच्चा ले लेगा। घर वाले भी अफ़ान शाह का साथ देंगे। वो मदीहा से शादी भी कर लेगा, मुझसे बच्चा भी हासिल कर लेगा, जो कि उसका खुद का बच्चा होगा। घर वालों की नज़र में अच्छा बन जाएगा कि उसने एक बदकिरदार लड़की से शादी की। कोई उस पर उँगली नहीं उठाएगा और सबसे बड़ी बात, वो जायदाद से भी हासिल कर लेंगे। एक तीर से वो 4 शिकार कर लेगा। लेकिन मुझे कामरान मिल गया, जिसने मेरी मदद की। वो मेरे कॉलेज का सीनियर था और डॉक्टर किंज़ा उसकी फूफो हैं। मैंने उनसे अबॉर्शन की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी जान को खतरा हो सकता है, वो रिस्क नहीं ले सकती। तब कामरान ने मेरा साथ दिया था, मुझसे शादी करना चाहता था। वो मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती थी, बस अफ़ान शाह को कहें कि मुझे तलाक दे दे। मैं नहीं रहना चाहती उस शख्स के साथ, जिसने रात के अंधेरे में मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाया या अपने बच्चे को नाजायज़ करार दिया। मैं नहीं रहना चाहती इस घटिया शख्स के साथ, जिसने मुझे बदकिरदार कहा, मुझे मेरे माँ-बाप, भाई की नज़रों में गिरा दिया। सबकी नज़रों में वो मुझे मुजरिम ठहरा गया। मैं नहीं रहना चाहती इस शख्स के साथ, जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चे को मारना पड़ा। नफ़रत करती हूँ इस शख्स से। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत दुःख पहुँचा है। मुझे भी वो बच्चा प्यारा था, मेरे वजूद का हिस्सा था। वो माँ थी, मैं उस बच्चे की। अगर अफ़ान मुझे वो सब कुछ बताता, तो मैं उसे दूसरी शादी की इजाज़त देती, लेकिन उसके नाम से जुड़ी इस घर में रहती। लेकिन अब नहीं रहना चाहती। वहीं फूट-फूट कर रो दी थी। सब लोगों की आँखों में आँसू थे। ऊपर खड़ा अफ़ान शाह, जिसने वशमा की सारी बातें सुनी थी, वो नीचे आया था और उसके करीब खड़ा हुआ था। वशमा की आँखों से आँसू बहने लगे। अफ़ान शाह ने हाथ बढ़ाकर उसे साफ करना चाहा, लेकिन वशमा 2 कदम पीछे हटी। मुझे माफ़ कर दो वशमा, मैं माफ़ी माँगता हूँ। वह नदामत से बोला, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं, तलाक चाहिए। तुमसे, अभी और इसी वक़्त। वो चीखी थी, बेटा, बैठकर बात करते हैं। सुबहान साहब बोले, नहीं ताया अब्बू, आज कोई नहीं बोलेगा। मैं नहीं रह सकती इस घर में। मैं अपनी इद्दत भी यहाँ पूरी नहीं करूँगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। वो बोलकर अफ़ान शाह के पास आई थी और पूरे एतमाद से बोली, अफ़ान शाह, मैं मुंतज़िर हूँ। वो बोली। अफ़ान शाह के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली, मैं अपने पूरे होशो-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वशमा ने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और एक नज़र घर और वहाँ के मकीन पर डाली थी और हमेशा हमेशा के लिए घर की दहलीज पार कर गई थी। उस घर के मकीन एक दूसरों से नज़रें चुरा रहे थे। वो खाली हाथ उस घर से चली गई थी। इद्दत के बाद वशमा ने कामरान से शादी कर ली थी। कामरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो पहले से शादीशुदा थी, क्योंकि वो इससे सच्ची मोहब्बत करता था और मोहब्बत जिस्म की मोहताज नहीं होती। जबकि अफ़ान शाह खाली हाथ रह गया था, क्योंकि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ किया था, वो लड़की अब किसी और के साथ शादी कर चुकी थी, जो अफ़ान शाह से भी ज़्यादा खूबसूरत और अमीर था। जबकि अब्दुल्ला साहब अपना हिस्सा लेकर अपने भाई से अलहदा हो गए थे। वो इस्लामाबाद आ गए थे। वो इस घर में नहीं रहना चाहते थे, जहाँ उनकी बेटी पर ज़ुल्म हुआ था। बेशक वो ऊपर बैठी पाक-ज़ात दिलों के हाल से वाकिफ़ है। इंसान जितनी अच्छी मनसूबाबंदी बना ले, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और थंबनेल जो हैं वो थोड़े से बोल्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उसको जो है ना, स्टोरी बहुत अच्छी होती है और आप उसको देख सकें। तो ये स्टोरी लिखने पे बहुत मेहनत होती है, जिसकी वजह से अगर बहुत सिंपल थंबनेल लगा दिए जाएँ तो आप लोग स्टोरी जो है ना वो नहीं देखते। तो इसलिए स्टोरी के थंबनेल जो है ना वो थोड़े से बोल्ड इसलिए लगाए जाते हैं ताकि क्लिक जो है ना वो आप लोग कर सकें। तो इसलिए थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर के साथ-साथ कीजिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी होती है, स्टोरी के अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टोरी को जो है ना वो पूरा पढ़कर फिर आप अपना रिस्पॉन्स दिया करें। इससे पहले जो है अपना रिस्पॉन्स ना दिया करें। थंबनेल ज़रूर होते हैं बोल्ड, लेकिन स्टोरी अंदर से वैसी नहीं होती। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। मिलती हूँ एक नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।